प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी कक्षा 8 का पाठ कामचोर कहानी। और इस कहानी का ये आज दूसरा भाग है। पहला भाग मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में पढ़ाया था और वहाँ पर जब हमने छोड़ा था तो वहाँ पर देखा था कि उस परिवार में भेड़ें जो हैं अपना कर्तव्य दिखा रही थी और उसके आगे की कहानी हम आज बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको उस कहानी के बारे में और थोड़ा बताना चाहते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं इस कहानी में और क्या विशेष बात है जो एक नया संदेश छोड़ती है इस समाज के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रस्तुत कहानी एक समृद्ध परिवार के आलसी तथा कमजोर बच्चों की कहानी है। इस परिवार में जो कहानी है वो कमजोर और आलसी बच्चों की कहानी है जो कामचोर भी हैं, काम नहीं करना चाहते। यह कहानी आज की परिस्थितियों में और भी प्रासंगिक हो जाती है। आज की जो परिस्थितियां हैं जिसमें सबको काम करना चाहिए, महंगाई इतनी है, अगर एक काम करेगा तो परिवार का गुजारा नहीं चल सकता, इसलिए सबको काम करना आवश्यक है। और ऐसे में अगर कामचोर या फिर आलसी हो जाना तो परिवार जो है मुसीबत में पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर लेखक ने बहुत अच्छी बात बताई है कि सभी को इसमें श्रम करने की आवश्यकता है। तो आज का युवा वर्ग भी परिश्रम का मार्ग नहीं अपनाना चाहता है। आज का जो युवा वर्ग है वो अपनी मौज मस्ती खेलकूद में लगे होते हैं और वो श्रम करना नहीं चाहते और वो फिर पिछड़ते रहते हैं। माँ बाप के द्वारा अर्जित धन से ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि माता पिता ने जो धन कमाया है हमारा काम इसी से चल जाएगा और हम कुछ नहीं करेंगे और हम बैठे बैठे खाएंगे। तो ये उनकी जो धारणा है वो उन्हें बदलनी पड़ेगी, ये सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि धन चाहे कितना भी हो, अपार भंडार हो, वो सब भंडार भी खाली हो जाता है एक समय अगर उसमें बढ़ाया नहीं जाएगा। ऐसे में ये कहानी युवाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश छोड़ जाती है। ऐसे में युवाओं के लिए ये कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश छोड़ती है कि सभी युवाओं को मेहनत करनी चाहिए। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय की जो कथा थी वो यही थी कि हम मेहनत करेंगे और मेहनत से ही हम केवल आगे बढ़ेंगे और मेहनत करने से ही हमने अपने देश को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। तो यदि हम सभी मेहनत करेंगे, सभी काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा परिवार भी सुख समृद्ध होगा और हम काफी अच्छे स्तर में रह सकेंगे। तो बचपन से ही काम करने की आदत डालें। इसके लिए आवश्यक है कि हम बचपन से ही कुछ ऐसा काम करें जो क्रिएटिव हो और कुछ आगे चल करके उसे धनोपार्जन हो सके, धन को हम कमा सकें। और माता पिता के काम में हाथ बटाकर काम में निपुणता प्राप्त करें। माता पिता जो घर में काम करते हैं हम उनकी सहायता करें और सहयोग करें तो हम और भी काम कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारे देश में बहुत अधिक व्यवसाय या बिजनेस करने वाले लोग हैं, तो उनके बच्चे जो हैं अधिकतर उनका साथ नहीं देते, बेचारे अकेले ही लगे रहते हैं। तो उन बच्चों को उनका सहयोग करना चाहिए, यथोचित सहयोग करना चाहिए जितना भी हो सकता है। तो फिर जो है उनके विकास के मार्ग और भी अच्छे हो सकते हैं। यही इस कहानी में बताया गया है। किसी के ऊपर कोई भी बोझ नहीं बनना चाहिए। और अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस कहानी में बचे हुए भाग में जो कुछ कठिन शब्द हैं वो कठिन शब्द बड़े अजीब प्रकार के मैंने आपके लिए ढूंढ कर रखे हैं। वो का सारे कठिन शब्द हैं मुहावरे। मुहावरे इस पाठ में बहुत अधिक लेखक ने मुहावरों का प्रयोग किया है। आइए हम आपको उनसे परिचित कराते हैं। सबसे पहला है बेदम होना, इसका अर्थ है परेशान हो जाना। इसके बाद है सिर पीट लेना, इसका अर्थ है अफसोस प्रकट करना। और इसके बाद पीठ दिखा जाना, इसका अर्थ है रण क्षेत्र से भाग जाना। इसके बाद है भेड़ चाल होना, इसका अर्थ है सोचे समझे बिना सोचे समझे अनुसरण करना। राजी होना का अर्थ है तैयार होना। सीना तानकर उठना का अर्थ है मुकाबले के लिए उतरना। प्रलय मचाना का अर्थ है हाहाकार मचा देना। पेट की कड़ाई में झोंकना, इसका मतलब जल्दी जल्दी खा जाना। बागी होने का अर्थ है बगावत करना और कोर्ट मार्शल करना का अर्थ है सजा सुनाना। तो ये सारे मुहावरे हैं बच्चों। शब्दार्थ तो आप बहुत सारे देखते हैं, लेकिन आज मैंने इस कहानी में से ये कठिन शब्द जो है मुहावरों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। सभी बच्चों को इससे दो लाभ होंगे, एक तो कठिन शब्दों के अर्थ आएंगे, दूसरा आपको मुहावरों की जानकारी मिलेगी। तो
अब हम चलते हैं पाठ की तरफ। तो बचा हुआ भाग ये था, तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुल्तानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेघनों का छिड़काव करती हुई आगे निकल गईं। तो जो बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था उस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। मुगलानी बुआ मतलब मुगल खानदान की बुआ, तो उनको कुछ बता रही थी। और तभी जो है भेड़ें आई और वहां से निसंकोच बिना डर के निर्भय होकर के सबको रौंदती हुई चली गई और वे मेघना करती गई। मेघना क्या होती है? भेड़ की पोटी, छोटी छोटी गोलियों की तरह से होती है और वो भेड़ें या बकरियां करती हैं, उन्हें मेघना कहा जाता है। और वे चारों तरफ बिखरा गई सबके ऊपर। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जब ये तूफान निकल गया भेड़ों का तो ऐसा लगा हो कि जैसे कि जर्मनी की सेना आई हो और उसने जो है अपने टैंकों और तोपों से हमला किया हो और फिर चली गई हो। इस तरह से भेड़ों का आलम वहां पर था। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह से गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। सूप जिसमें दाने भरे हुए थे, तो सूप जो है जहां जहां भी गया खिंचता हुआ, तो भेड़ें वहां वहां उनके पीछे चली गई गंध सूंघती हुई और वे हमला करती गई और फिर मनमानी करती गई, पूरे घर को अस्त व्यस्त कर डाला। हज्जन मियां एक पलंग पर दुपट्टे से ढके मुंह ढाके सो रही थी। हज्जन मां जो थी वो दुपट्टे से मुंह ढाके हुए सो रही थी चारपाई पर। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी, दुपट्टे में उलझी और मारो मारो चिल्लाने लगी। तो हज्जन मां जो है अपने दुपट्टे से ढाक करके सो रही थी और जब भेड़ें उधर से गुजरी, हमला किया, तो फिर क्या हुआ, उनकी नींद टूट गई और वे मारो मारो की आवाज चिल्लाने लगी कि इन भेड़ों को मारो मारो। इतने में भेड़ें सूप को देखकर तरकारी वाली टोकरी पर टूट पड़ी। तो आगे जो है सब्जी की एक टोकरी रखी हुई थी और भेड़ों जो है आगे चलकर जाती हैं, तो ये तो भेड़ बकरियों का प्रिय भोजन है, सब्जियां भी खा जाती हैं हरी भरी और हरियाली भी खाती हैं, घास फूस भी खा देती हैं। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। तो वहां पर मटर जो है तौली जा रही थी और रसोइये को दी जा रही थी खाना बनाने के लिए। तो वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ खड़ी हुई है, सीना तान करके खड़ी हुई, सावधान होकर के एकदम खड़ी हो गई और फिर जो है उनके ऊपर देखने लगी। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है कि रुई के तकिए को पीट रहे हैं। भेड़ को मारने से कुछ नहीं होता क्योंकि उनके चोट नहीं लगती है, क्योंकि उनकी शरीर पर इतनी ऊन होती है, बाल होते हैं जो जिनसे ऊन बनाई जाती है कि उनके चोट लगती नहीं। वो तो ऐसे समझती जैसे हमारे साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, खेल कर रहा हो। और इधर ये प्रलय मची हुई थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी और बच्चों की जो फौज थी वो चिंतित थे कि उन्हें शाही फरमान सुनाया गया था, कोर्ट मार्शल हुआ था, उन्हें सजा सुनाई गई थी कि उन्हें रात का भोजन नहीं दिया जाएगा, तो वे परेशान थे। इसके बाद ये फैसला किया गया, वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। 4 जो थे वो भैंस का दूध निकालने के लिए जुट गए। अब देखिए वहां का भैंस का क्या दृश्य होता है वो देखते हैं। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े हैं। 8 हाथ थे और 4 थनों पे पिल पड़े, यानी कि 8 हाथ का मतलब हो गया कि 4 बच्चे थे और वे भैंस थी 1 और भैंस के 4 थन होते हैं। कितने थन होते हैं? तो उन पर वो पिल पड़ी और जो है दूध निकालने के लिए तैयार हो गए। और भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मार करके दूर जा खड़ी हुई। भैंस भी कम नहीं थी, भैंस ने भी उनको देख लिया कि ये हमको फालतू में सताने आए हैं, कभी हमें चारा डालने तो आए नहीं और दूध निकालने की आ गए। तो भैंस ने भी लात मारी और कहीं बाल्टी पड़ी और कहीं वो लड़की जा गिरी। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। फिर यह सोचा गया कि इस भैंस का दूध निकालना जरूरी है और इसके लिए हमें कुछ युक्ति तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या सोचा गया कि भैंस के आगे वाले पैर और पीछे वाले पैरों को बांध दिया जाए
और फिर हम आराम से दूध निकाल सकेंगे। तो देखिए कैसे बांधा गया वो देखते हैं। झूले की रस्सी लाई गई और भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पैरों से बांध दिए गए। चाचा जी एक चारपाई पे सो रहे थे और भैंस के जो पिछले पैर थे उनको रस्सी बांध करके उनकी चारपाई में बांध दिया गया। बच्चे थे, बच्चों की सोच कैसी होती है, बाल कल्पनाएं थी। देखिए बांध दिया गया उनको और भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे शायद कोई सपना देख रहे हैं। जब भैंस वहां से कूद करके भागी तो चाचा जी लेटे हुए थे, वो सोच रहे कि लग रहा कोई मैं सपना देख रहा हूं। और फिर क्या हुआ, फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंस गए। और जब आगे पानी का ड्रम रखा था, चारपाई उसमें टकरा गई तो ड्रम में से पानी छलका और उनके ऊपर जा गिरा। तो वे समझ गए कि लगता है आंधी तूफान आ गया और उसमें हम घिर गए हैं, हमारे ऊपर पानी गिर रहा है और हवा भी तेज चल रही थी। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। भूचाल मतलब भूकंप है, धरती भी हिली, ऐसा लगा कि धरती भी हिलती है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया कि वे पलंग की दोनों पाटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा बुरा सुनाने लगे। वे कहने लगे कि हमने बच्चों को छोड़ दिया था, इसी का ये फल मिला है। वे अपनी चारपाई की पाटियों को पकड़ रहे, चारपाई की 2 पाटी होती हैं, उनको उन्होंने पकड़ लिया और किसी तरह से अपना बचाव करने लगे और कहा कि ये गंदे बच्चे हैं बहुत, ये जीने नहीं देंगे हमको। उन्हें भला बुरा सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी भागे जा रहे थे। बहुत ही अजीब दृश्य लग रहा था। ओहो, एक भूल हो ही गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं था। बच्चों ने सोचा कि जब भैंस या गाय का दूध निकालते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि उसके बच्चे को छोड़ा जाता है। वो थोड़ा सा दूध पीता है जिस कारण से भैंस का दूध नीचे उतरने लगता है और फिर आराम से दूध को निकाला जा सकता है। तो इन्होंने ये गलती करी थी, इन्होंने जो है भैंस के बछड़े, यहाँ पे बछड़े शब्द दिया गया है लेकिन भैंस के बच्चे को पढ़ा कहा जाता है, पढ़ा या पड़िया कहा जाता है। तो कहा कि इसको जो है छोड़ेंगे तभी ये दूध देगी। तो इसके बाद जो है बछड़े को खोल दिया गया, तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। जब बछड़ा पास में आ गया, भैंस का बच्चा आ गया, तो भैंस रुक गई और अपने बछड़े को दूध पिलाने लगी। तो फिर ऐसा लगा कि भैंस के पैरों में ब्रेक लग गया हो। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। अब उनके पास और कुछ बर्तन बचे नहीं थे, गिलास कटोरी जो बचे थे उन्हीं को लेकर के आए कि इन्हीं में दूध निकालेंगे। बाल्टी तो गोबर में जा गिरी थी, इतनी जल्दी कौन उसकी धुलाई कर लेता। तो बछड़ा फिर बागी हो गया। बछड़ा जो था फिर ऐसा लगा कि वो बगावत करने लगा। उसने बोला नहीं, पहले हम सारा दूध पिएंगे, तुम्हें बाद में मिलेगा, मेरी माँ है, पहले दूध पर मेरा अधिकार है। तो इसके बाद जो है कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनट के लिए 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगा जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे ही हैं। तो सारा जो सामान था उनके घर में, तसले, बाल्टियां, कटोरियां और मुर्गियां, भेड़ें, बाल्टियां, यही सारी चीजें दिखाई पड़ रही थी चारों तरफ बिखरे हुए। और कटोरे, बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में छोड़ दी गई। कहा कि इनको बाग में छोड़ जाओ, बगीचे में। मातम सा मनाती तरकारी वाली, मातम मतलब शोक, ऐसा लगा कि उस घर में कोई बहुत ही अप्रिय घटना हो गई हो। तो वो शोक मनाती हुई तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अम्मा जो थी अब गुस्सा हो गई, नाराज हो गई और अपना वो सामान बांधने लगी और कहा कि हम तो आज ही आगरा जाएंगे, या तो बच्चा राज कायम कर लो। कहा कि इस घर में तो अनुशासन नहीं है, बच्चे मनमानी कर रहे हैं, या तो बच्चा राज कायम कर लो या फिर मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली आगरा। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। तो जो घर के अब्बा जी थे, मतलब बुजुर्ग, सबसे मुखिया, उन्होंने सबको लाइन में पंक्ति में खड़ा कर दिया, पूरी बटालियन की तरह से, जैसे एक पलटन होती है सेना की, इसी तरह से उन्हें खड़ा कर दिया सबको और उनका कोर्ट मार्शल सुना दिया। कोर्ट मार्शल मतलब उन्हें सजा सुना दी गई।
अगर किसी बच्चे को ने घर के किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद। उन्होंने ये सजा सुनाई कि कोई भी बच्चा घर की किसी भी चीज को आज हाथ नहीं लगाएगा, अगर कुछ छू लिया तो समझ लीजिए कि खाना नहीं मिलेगा। ये सजा सुनाई गई। ये लीजिए, इन्हें किसी तरह शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, हिलकर पानी नहीं पिएंगे। लेखक ने सोचा कि ठीक है, जहां पर बात शुरू हुई थी वहीं पर आगे खत्म हो गई। कहा कि हम अब हिलकर पानी नहीं पिएंगे, इसका मतलब है हम दूसरों से मांग करके ही पानी पिएंगे। तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है और इसके बाद मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न, जो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है, वो आपके लिए हमने तैयार करके रखे हैं। आइए हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। तो ये एक पैराग्राफ या अनुच्छेद हमने लिया हुआ है। ये अनुच्छेद पेज नंबर 55 पर है और वहां से उस अनुच्छेद में से हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं। ठीक इसी तरह के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते हैं, तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से इनको देखेंगे और इनको अपनी कॉपी में लिखकर इनका अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पहले प्रश्न में आपको पाठ और लेखक का नाम लिखना है। पाठ का नाम है कामचोर और लेखक का नाम है स्मिथ चुगताई। दूसरा प्रश्न है, बच्चों ने अब कौन सा काम करने का निश्चय किया। इस अनुच्छेद में आपको ढूंढकर बताना है कि बच्चों ने अब नया काम कौन सा करने का शुरू किया था। तो आपकी सहायता के लिए मैं बता देता हूं, बच्चों ने अब भैंस का दूध निकालने का निश्चय किया था। तीसरा है, चारपाई पर लेटे चाचा जी ने क्या सोचा। जब भैंस को उनकी चारपाई से बांध दिया गया, भैंस के पिछले पैरों को रस्सी बांध करके, और भैंस जब भागने लगी तो चाचा जी ने क्या सोचा, उसके बारे में आपको लिखना है। मैं सहायता के लिए बताता हूं कि तब चाचा जी ने सोचा कि मुझे लगता है कि आंधी तूफान आ गया है और भूचाल भी आ गया है, ऐसे वो सोचने लगे। चौथा प्रश्न है, चारपाई सबसे पहले किससे टकराई। उस अनुच्छेद में से आप ढूंढेंगे और लिखेंगे कि चारपाई सबसे पहले किससे टकराई। सहायता के लिए आपको बताता हूं कि चारपाई सबसे पहले पानी के ड्रम से टकराई थी और पानी जब उछलकर उनके ऊपर गिरा तो चाचा जी समझे कि आंधी तूफान आ गया है। इसके बाद अंतिम है, आंधी तूफान में कौन सा समास है। आंधी तूफान में कौन सा समास है। इसका उत्तर है आंधी और तूफान, इसमें द्वंद्व समास है। ये थे प्रश्न जो मैंने आपके लिए तैयार करके रखे थे। सभी बच्चे इनको अपनी कॉपी में लिख करके तैयार करेंगे और इसी के साथ ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब पाठ को जो मैंने पूरा पढ़ा दिया है, इसी के आधार पर प्रश्न अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप बनाने की कोशिश करेंगे और उनको भी अपनी कॉपी में लिख करके तैयारी करेंगे। इसी के साथ हमारा ये कालांश यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए और जुड़े रहिए हमसे, ताकि हम आपको और भी अच्छी जानकारी दे सकें। इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।